हेलो एवरीवन। बच्चों, ये वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था वेक्टर का इंट्रोडक्शन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और कुछ वेक्टर्स के टाइप्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे। आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। बच्चों, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन वेक्टर की जब बात करी जाती है तो सबसे पहला जो ऑपरेशन हमें सीखना होता है वो होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। है, ध्यान रखना, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहला ऑपरेशन हम सीख रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों, जब हम वेक्टर के एडिशन की बात करते हैं तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान रखना, ये पैरेललोग्राम को मैंने इन शॉर्ट लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब क्या कहता है ट्रायंगल लॉ और क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ, आओ उसको समझते हैं। बच्चों, जब भी ट्रायंगल लॉ की बात आएगी, है ना, तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ हम टेल और हेड को जोड़ेंगे, ठीक है ना। और जब भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात आएगी, यहाँ पे टेल और टेल को जोड़ा जाएगा। बस इसको याद रखो, बाकी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। ट्रायंगल लॉ कहता है कि मान लो ये एक वेक्टर है और सपोज कर लो ये वेक्टर ए है, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे करना क्या है, दो वेक्टर को यहाँ पे ऐड करना है। ये पहला वेक्टर है, अब कहीं दूसरा वेक्टर है, मैंने इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करते करते इसको कहीं पहुँचा दिया अपने मुकाम पे। सपोज ये है वो दूसरा वेक्टर है ना, तो ये वेक्टर बी है। अब मुझे इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो बच्चों, इन दो वेक्टर्स को ऐड करने का बड़ा सिंपल तरीका है। तो अगर ये पहला वेक्टर है और ये इसका हेड है, तो दूसरे वेक्टर को कहीं से शिफ्ट करके इस दूसरे वेक्टर को की टेल को इस वेक्टर के हेड पे लगा दो, है ना। तो ये पहले की हेड दूसरे की टेल से कनेक्ट किया है, ये ज़रूरी होता है ट्रायंगल लॉ में। और फिर इसके बाद पहले वाले की टेल को दूसरे वाले की हेड से जोड़ दो, बस इतना ही करना है। अब जब ऐसा करोगे तो ये जो भी आएगा ये इन दो वेक्टर्स का सम आएगा, और इसी को हम आगे जाके रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आर इज नथिंग बट आर इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स। क्या है? सम ऑफ टू वेक्टर, दैट इज ए प्लस बी। ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ वेक्टर नोटेशन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के ऊपर अभी कोई बात नहीं हो रखी है। फिर एक बार समझ लो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, पहले वाले वेक्टर के हेड को दूसरे वाले वेक्टर की टेल से कनेक्ट किया, इसलिए इसको हेड टेल भी बोलते हैं। अब पहले वाले की टेल को दूसरे वाले के अगर हेड से कनेक्ट कर दो तो जो भी आएगा, जो भी ये रेफरेंस होगा या जो भी ये थर्ड वेक्टर आएगा, यही इन दो वेक्टर का क्या होगा, एडिशन होगा, बिल्कुल, है ना। अच्छा, अब इसमें और क्या बोलते हैं बच्चों, डेफिनेशन आपकी बुक्स में जो मिलेगी वो ऐसी मिलेगी। व्हेन टू वेक्टर्स, ये ट्रायंगल है, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। व्हेन टू वेक्टर्स represented by two sides of a triangle, when two vectors represented by two sides of the triangle taken in same order, then third side of a triangle, taken in opposite order, will give their sum, है ना। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन वगैरह तो बुक में मिल जाती हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी होता है, ठीक। ये हो गया बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये कहाँ काम आएगा, इसका एप्लीकेशन पार्ट, है ना। देखो, इसका एप्लीकेशन पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे अप्लाई करना है। मान लो एक सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूँ, ये आगे जाके आपको सिचुएशन मिलेगी। मान लो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और कोई पार्टिकल है जिसका ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इसके वेक्टर ए को, और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके वेक्टर बी को, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहता हूँ कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया, हालांकि ये बहुत जल्दी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, लेकिन कोई नहीं, आपको बात समझ में आ जाएगी, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना। मैं आपसे कहता हूँ कि कोई पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ पे पहुँचा, और जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैं इसको एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब बच्चों, इस सिचुएशन में अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाना चाहूँ, और आपको ट्रायंगल लॉ ही लगाना पड़ेगा इस सिचुएशन में, तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, आपको तीन वेक्टर यहाँ पे दिखने चाहिए। मैं फिर आपको सिचुएशन दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ मूव करा 2D में। अब जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करा होगा तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। अब इसको हम डिस्प्लेसमेंट ना कहते हुए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाऊँ तो ट्रायंगल लॉ कैसे करके काम करेगा, देखो मैंने क्या बताया, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स जो सेम ऑर्डर में हो। अब इसमें सेम ऑर्डर को पहचानना कैसे ज़रूरी है, सेम ऑर्डर पहचानना बहुत आसान है। किसी एक का हेड, है ना, दूसरे की टेल से जो कनेक्टेड है, दो ऐसे वेक्टर्स को ढूंढो जिसका हेड
पहले वाले की टेल से जुड़ा हुआ हो। आप कहोगे इसको देखो, देखो इसका हेड इसके हेड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये वो दो साइड्स नहीं है जिनका हमें सम चाहिए। तो इसका हेड इस वाले वेक्टर की टेल से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये सेम ऑर्डर बना, ये सेम ऑर्डर बना। अब उसके बाद पहले वाले की टेल दूसरे वाले के हेड से कनेक्ट कर दी, तो इसका मतलब ये बनेगा रिजल्टेंट। इसका मतलब बी वेक्टर इज इक्वल टू कितने के बराबर, ए प्लस एस के बराबर। अब कोई पूछे कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आपको पता ही है कैसे आएगा। एस को एक साइड करा और ये आ जाएगा बी माइनस ए। बी है इसकी फाइनल पोजीशन और ए है इसकी इनिशियल पोजीशन। इस तरीके से हम ट्राइंगल लॉ को आने वाले समय में अप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। और यहीं पे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो ये तो बात होगी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए एक ही बात रखनी है, टेल को टेल से कनेक्ट करना है। कहने का मतलब मान लो ये एक वेक्टर ए है ना, और कहीं से आप वेक्टर बी को लेके आए और इस तरीके से फिट कर दिया। अब आप पैरेलल शिफ्ट जानते ही हो, तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लो आपको ये दो वेक्टर दिख रहे हैं, पहले वाले की टेल दूसरे वाले की टेल से जुड़ी हुई है, और आपको ये भी पता होगा कि अगर दो वेक्टर के एंगल निकालना होता है तो हमें टेल को टेल से कनेक्ट करना होता है या फिर हेड को हेड से कनेक्ट करना होता है। प्रेफरेबल चॉइस हमेशा टेल टू टेल रहती है। तो पहले वाले की हेड दूसरे वाले की टेल से कनेक्ट है, और जैसे भी ये कनेक्टेड है और ये बन रहा होगा आपका एंगल थीटा, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो बच्चों जब हम इसको वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये जो लाइन जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से, इसको मैं बोल रहा हूँ आर, और यही बनेगा इसका क्या, सम। क्या बनेगा, सम बनेगा। अब हम करते क्या हैं, इसको पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम बनता हुआ नजर आता है जो बहुत ही गंदा सा बनेगा। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे इस टाइप का एक पैरेललोग्राम बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ये बी है तो मैं इसको भी क्या कह सकता हूँ, इस लाइन को भी बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल शिफ्टिंग है, तो जो इम्पैक्ट यहाँ है वही इम्पैक्ट इस वेक्टर का यहाँ भी देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर इसको ए वेक्टर बोला गया है तो ये वाला वेक्टर जो होगा ये भी क्या माना जाएगा, ए वेक्टर ही माना जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा होता है, तो इसलिए इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोल देते हैं। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, मुझे आर क्या था, आर होता है इन दो वेक्टर का सम। तो आर इज नथिंग बट इट इज़ द सम ऑफ ए प्लस बी। क्या है ये, ए प्लस बी का सम है। तो बस इसी को ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आर चाहे आप ट्राइंगल लॉ से निकालो या फिर पैरेललोग्राम लॉ से निकालो। अच्छा एक बात और बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो ना, इस पैरेललोग्राम में ही कहीं ना कहीं ट्राइंगल लॉ छिपा हुआ है। देखो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर सेम ऑर्डर में है, और पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वाले वेक्टर के हेड से जब कनेक्ट कर दिया तो यही तो ट्राइंगल लॉ था। तो इसलिए मैं मेरे हिसाब से तो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल लॉ फालतू की बात है, दोनों लॉ अक्सर होते करीब करीब एक ही जैसे हैं। तो हो कुछ भी, तो ये तरीका है वेक्टर को ऐड करने का, ये पहला, ये दूसरा, ये इसका रिजल्टेंट। तो आर इज इक्वल टू कितने के बराबर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। अब आप चाहे ट्राइंगल लॉ पढ़ो, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ पढ़ो, है ना, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ो, बच्चों जो ये रिजल्टेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितने के बराबर होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर, है ना। अब ये कैसे आ रखा है इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो बच्चों ये होता है इसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान रखना यहाँ पे जो थीटा है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जब सब्सट्रैक्शन पढ़ोगे वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये मैग्नीट्यूड हैं, सिर्फ वैल्यूज़ हैं ये, है ना, इनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम निकाल एक्चुअली क्या रहे हैं, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा है उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जिन दो वेक्टर्स को आप यहाँ पे सम कर रहे हो। अब आप चाहे ट्राइंगल लॉ से समझो या फिर आप पैरेललोग्राम से समझो, मैग्नीट्यूड तो आएगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये तो हो गई बात ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। अब ये आर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग आया कैसे है, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड की, इसकी बात कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड की बात कर रहे हैं, या एनालिटिकल ट्रीटमेंट की भी लिखा होता है। खैर जो भी लिखा हो, बात यहाँ पे होनी है मैथ्स की। तो इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज का जो मैग्नीट्यूड लिखा था मैंने वो आया कैसे था। तो उसके लिए मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करूँगा। तो मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक है, और ये है उनके बीच का एंगल थीटा, ठीक। और यहाँ से मैंने जो ये लाइन डाल रखी है,
इस तरीके से। इसको मैंने क्या बोला था, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, और किससे रिप्रेजेंट किया था, आर से। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो अगर ये ए बी है तो ये भी क्या रहा होगा, वेक्टर बी रहा होगा। और अगर ये ए है, ये वाला वेक्टर अगर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वेक्टर भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा सा ड्राइंग का प्रॉब्लम है, आपको पता ही है ना। तो बच्चों ये आपका पहले पैरेललोग्राम बन गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। अब बच्चों अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना रहा होगा, थीटा रहा होगा। अब ध्यान से देखना, हाँ देखो कैसे करके हैंडल होगी सिचुएशन। अच्छा, दो एंगल जरा मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, दो एंगल जरा और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। इसको तो मैंने बोल दिया थीटा, ये वाला एंगल दिस इज थीटा, और ये वाला जो एंगल है इसको मैं बोल रहा हूँ बीटा, और इसको बोल देता हूँ अल्फ़ा। तो तीन एंगल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। देखो ये एंगल है थीटा, इसको बाहर निकाल के दे देता हूँ। ये वाला एंगल है बीटा जो ए से बन रहा है, और ये वाला एंगल है अल्फ़ा जो बी से बन रहा है। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये इसका रिजल्टेंट आर। अब मुझे इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड पता करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। क्या ड्रॉप कर दिया, एक परपेंडिकुलर। अब इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं ये पी है, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है उसको मैंने एम कह दिया, इसको ओ बोल देते हैं, ठीक है। इतने से काम चल जाएगा हमारा, चाहो तो इसको एन बोल दो। अब आओ शुरू करें, देखो क्या है। तो बच्चों सबसे पहले आप एक चीज़ देखना, अब क्योंकि ये वेक्टर बी है, हाँ। अब इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा। मैं आपको ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिखा रहा हूँ, ये थीटा, ये पी, ये एम, और ये एन। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर आप देखो तो ये चीज़ आपका बी था, है ना, ये वेक्टर बी था आपका। थोड़ा सा टिल्ट हो गया ज़्यादा, लेकिन ट्राइंगल वही है, हाँ। अब मैं इस सिचुएशन में आपसे ये लेंथ जानना चाहता हूँ। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो अगर ये बी है और अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो अगर ये थीटा रहा है तो ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनियस, और बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन होता है कॉस के बीच। तो मैंने लगाया यहाँ पे कॉस थीटा। बताओ कॉस थीटा कितने के बराबर आएगा, कॉस थीटा आएगा बेस मतलब एम एन ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, पी एन, ठीक है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ एम एन को निकालने में, तो इसका मतलब जो एम एन बनेगा वो कितना बनेगा, पी एन इंटू कॉस थीटा बनेगा। अब कोई पूछे, अच्छा सॉरी, मुझे निकालना है एम एन, तो एम एन कितने के बराबर, पी एन इंटू कॉस थीटा के बराबर। अब पी एन कितने के बराबर है, पी एन है वेक्टर बी के बराबर। तो इसका मतलब फाइनली ये जो लेंथ है ये कितने के बराबर आ गई, बी कॉस थीटा के बराबर आ गई, है ना। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने एम एन लेंथ को कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर आप देखो ये ए है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है ए को, तो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है बी कॉस थीटा को। बहुत बढ़िया। उसी तरीके से बच्चों आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, है ना, इस अगर राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, इस लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोबारा से अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकालूँ तो ये रहा थीटा, और ये लेंथ मुझे चाहिए, और ये मुझे पता है कितने के बराबर है, वेक्टर बी के बराबर है। अब अगर मैं इन दोनों को रिलेट करना चाहूँ तो मुझे लगाना पड़ेगा साइन थीटा। क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा लगाना पड़ेगा। ये मैंने पी बोला था, ये एम था और ये एन था। तो ध्यान से देखो, यहाँ से अगर साइन थीटा निकालोगे तो ये आएगा पी एम ओवर पी एन के, ओवर पी एन के। तो यहाँ से मैं अगर पी एम का एक्सट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिलेगा पी एन इंटू साइन थीटा, है ना, इजी है ना। अब मैं आपसे पूछूं पी एन कितने के बराबर है, तो बच्चों पी एन कुछ नहीं है, ये पी एन बी के बराबर है। तो ये बनेगा बी साइन थीटा। हालांकि जब आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीख जाओगे ना तो फिर वहाँ पे ये सारी बातें बहुत ईजी लगेंगी। तो फाइनली मुझे पी एन कितने के बराबर मिला, ये मिला मुझे बी साइन थीटा के बराबर। कितने के बराबर, बी साइन थीटा के बराबर। तो इस तरीके से मैंने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था इसकी वैल्यू मुझे मिल गई बी साइन थीटा, और जो एक्स्ट्रा लेंथ मैंने यहाँ पे बढ़ाई थी ये मिल गई मुझे बी कॉस थीटा के बराबर। चिंता ना करें, जब आप रिजोल्यूशन में आपको पढ़ाऊँगा ये सब चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, है ना।
अब इसका एक काम हमने ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बच्चों अगर आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा हो, आपको ट्राइंगल दिख रहेगा OPM, है ना। तो मैं आता हूँ, शुरू करता हूँ इन ट्राइंगल OPM। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जहाँ भी राइट एंगल ट्राइंगल है दो बातें हमेशा एप्लीकेबल है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो जब मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा OP का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर, OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, है ना। बस वैल्यू पुट आते रहो। OM की अगर मैं बात करूँ तो OM कितना है, ON प्लस MN है, और ON है A के बराबर, MN है B cos थीटा के बराबर। इसका मतलब अगर OM को लिखता हूँ तो ये बनेगा A प्लस B cos थीटा। क्या बनेगा, A प्लस B cos थीटा। क्योंकि OM का स्क्वायर है तो इस पूरे टर्म का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बचा PM। बताओ PM कितने के बराबर है, हाँ सही देखा, ये है B sin थीटा के बराबर। एज इट इज़, जैसा स्क्वायर उसका था वैसे ही स्क्वायर इसका भी लगा दिया। बस अब करना कुछ नहीं है, बड़ा काम हो चुका है। अब बस इसको आपने एक्सपेंड कर देना है। अब आपको आइडेंटिटी पता ही होगी, A प्लस बी होल स्क्वायर की कितनी होती है, ये होगा A का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा B cos थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे अगर आप वेक्टर को चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो आप वेक्टर को स्किप करके भी कर सकते हो उसको। तो ये बनेगा B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस आगे बनेगा 2AB cos थीटा। ये इसका एक्सपेंशन का काम हो गया पूरा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब आते हैं जो बचा हुआ आइटम है, बचा है आपके पास B sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना। बच्चों वेक्टर्स को हटा देना, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना, हाँ चीज़ों को इधर उधर करना है बस। इधर आप देखो तो ये भी B cos थीटा और ये भी ये B sin थीटा। अगर इन दोनों में से मैं B स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और मिलके कितना होता है 1। पढ़ा है ना क्लास 10th का फॉर्मूला। तो A स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, और इन दोनों को जब मैंने संग लिखा तो इन दोनों में से B स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और जब B स्क्वायर बाहर आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और वो 1 के बराबर होता है। मतलब फाइनली मुझे मिलेगा क्या, B स्क्वायर। और बचा क्या है, बचा है 2AB cos थीटा, और ये बराबर है OP के। और OP क्या है आपका, OP कुछ नहीं है, ये आपका रिजल्टेंट है। क्या है, रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट है, इसका भी स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। यही वो फॉर्मूला जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। बताओ बात समझ में आई। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो बच्चे पहली बार इसको पढ़ रहे हैं उनके लिए इसका प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये आपको रिजल्टेंट देता है, ये आपको मैग्नीट्यूड बताएगा जब भी आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे होंगे। दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बस ध्यान ये रखना है कि थीटा क्या है, थीटा है बच्चों A और B के बीच का एंगल। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। बच्चों जब भी डायरेक्शन की बात होती है ना, देखो डायरेक्शन की बात हो क्यों रही है, पहले इसके ऊपर बात होनी चाहिए। देखो जब भी आप दो वेक्टर को ऐड करोगे या दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करोगे, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, दो वेक्टर का एडिशन हो चाहे दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो, दोनों ही केसेस में आपको जो इसका सम मिलेगा या जो आपको इसका रिजल्टेंट मिलेगा वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। क्योंकि R एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक होगा उसका मैग्नीट्यूड और एक होगा इसका अब डायरेक्शन, है ना। अब क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता करना है, इसका मतलब मुझे एक्चुअली इसका डायरेक्शन पता करना है, ये डायरेक्शन पता करना है, ये किधर की तरफ को है। और याद रखना पूरी मैथ्स में और पूरी फिजिक्स में जब भी डायरेक्शन की बात होगी, जब भी डायरेक्शन की बात होगी तो बुलावा आएगा किसको, tan थीटा को बुलावा आएगा। क्यों, आओ देखो। अब क्योंकि मुझे इसका डायरेक्शन पता करना है ये चीज़, तो फिर मैं आता हूँ अपने इस ट्राइंगल में, दोबारा से इस ट्राइंगल में आते हैं, इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, है ना। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं यहाँ से लगाऊंगा tan बीटा। क्यों लगाया tan बीटा, क्योंकि मुझे इसको इवेल्युएट करना है। तो यहाँ से अगर मैं tan बीटा लगाता हूँ तो tan बीटा हो जाएगा, ये बीटा है ना। इस ट्राइंगल को देखना है, ये वाले ट्राइंगल को। तो यहाँ से अगर आप tan बीटा निकालोगे ये आएगा परपेंडिकुलर, याद है ना tan बीटा, tan क्या होता था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आएगा B sin थीटा ओवर बेस। बताओ बेस कितना है, दिस प्लस दिस। तो ये चीज़ हो गई वेक्टर, ये चीज़ हो गई वेक्टर ए। अब यहाँ पे आपको वेक्टर लिखने पड़ेंगे क्योंकि आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो। और ये चीज़ हो गई आपकी प्लस B cos थीटा विथ प्रॉपर वेक्टर नोटेशन। बस इसी को हम बोलते हैं
डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। बच्चों आगे जाके आप बीटा को एक तरफ करके 10 को उधर भी कर सकते हो, खैर चलो छोड़ो, इतना अभी नहीं जाना है। तो बच्चों जब भी आपको दो वेक्टर को ऐड करने के बाद उसका डायरेक्शन निकालना हो तो आपको इस तरीके का फॉर्मूला आपको याद रख लेना चाहिए। बच्चों अगर आप इसको बीटा के टर्म्स में निकालो तो ऐसा बनेगा, वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको अल्फ़ा के टर्म्स में निकालो तो बच्चों अल्फ़ा के टर्म्स में कुछ नहीं करना है, बस सिंपली जो ए और बी हैं, जो ए और बी हैं वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि tan अल्फ़ा कितना होगा, तो tan अल्फ़ा है क्या, ये वो एंगल है जो b से बन रहा है। तो यहाँ से अगर आप tan अल्फ़ा निकालोगे तो a और b को आपने इंटरचेंज कर देना है बस। तो b की जगह पे आ जाएगा a, बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहेगा, जहाँ a है वहाँ आ जाएगा b, जहाँ b है वहाँ आ जाएगा a। तो आप चाहे इसको tan बीटा से निकालो या tan अल्फ़ा से निकालो या अदर वे राउंड, आपने इसका डायरेक्शन पता करना है तो चाहे इस एंगल से निकाल लो या फिर इस एंगल से निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप दो वेक्टर का एडिशन करते हो तो दो वेक्टर के एडिशन के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। पहला रूल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा रूल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब चाहे ट्रायंगल लॉ से करो या पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर को ऐड करो, उस वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ये, और डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके ज़रा स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। आओ बच्चों अब इसके कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल केसेस, तो उसमें से पहला केस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो बच्चों सारा खेल जो है वो थीटा का है ना, सारा खेल थीटा का है और थीटा के बेसिस पे ही इसके स्पेशल केस बनेंगे। तो केस नंबर 1 है ना, केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 क्या बनता है, अगर आपका थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। देखो थीटा 0 डिग्री होने का मतलब ये है कि दोनों जो वेक्टर्स हैं है ना, जैसे पहले ए ये था, बी ये था, अब बी वेक्टर भी कहाँ है, ए के डायरेक्शन में ही। मैंने बताया था ना कि दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 0 डिग्री हो जाए तो दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर माने जाते हैं। अब ये दो वेक्टर्स बेसिकली एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल हो गया 0। अब आप खुद से लॉजिकली सोचो क्या होगा यहाँ पे। देखो दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो जो इनका इम्पैक्ट है वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, इनका इम्पैक्ट मैक्सिमम होगा। बस इम्पैक्ट अगर मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब आर की वैल्यू भी क्या आएगी यहाँ पे, हाँ मैक्सिमम आएगी। देखो तो जब आप यहाँ से आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, देखो क्या आएगा, थीटा 0 कॉस 0 होता है 1, 10th में पढ़ा हुआ है। तो कॉस 0 हो गया 1, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो चुकी है तो आपको मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कुछ नहीं है, वो 8वीं 9वीं वाला फॉर्मूला है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, अब a प्लस बी का अगर ये होल स्क्वायर है तो ये जाएगा अंडर रूट से बाहर और आपको फाइनली r की वैल्यू मिल जाएगी कितने के बराबर, a प्लस बी के बराबर। बहुत बढ़िया, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेक्टर की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे वेक्टर नोटेशन नहीं दिखाया गया है। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। अब केस नंबर 2 क्या हो सकता है भाई, अगर ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इनका इम्पैक्ट मैक्सिमम था, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों वेक्टर्स क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में काम करें। कहने का मतलब अगर एक वेक्टर ऐसा है ना, अब ये बी वेक्टर कैसे है, कुछ इस तरीके से है, ऐसे करके ये बी वेक्टर है। तो अगर दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब ऐसा होता है तो उस समय थीटा कितना हो जाता है, इनके बीच का एंगल कितना हो जाता है, हाँ 180 डिग्री हो जाता है। अब थीटा का 180 डिग्री होना मतलब यहाँ पे 180 डिग्री का आना, और कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। अब इसके माइनस होने की वजह से ये टर्म माइनस हो जाएगा। इसका मतलब अब फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर आप इसको ठीक से देखो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, और जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा कुछ ऐसा, कैसा, a माइनस बी मिलेगा। बताओ दूसरा केस समझ में आया या नहीं आया, हाँ आ गया, ठीक है ना। तो जिस तरीके से थीटा अगर 0 है तो इनका इम्पैक्ट क्या होगा, दो वेक्टर्स का जब आप एडिशन करोगे तो इनका इम्पैक्ट मैक्सिमम होगा। वहीं थीटा अगर 0 डिग्री हो, सॉरी 180 डिग्री हो गया तो उस समय इम्पैक्ट क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। इसका मतलब जब भी आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो रिजल्टेंट की जो ये वैल्यू आएगी जब थीटा 0 डिग्री होगा ये मैक्स वैल्यू होगी। उसी तरीके से जब थीटा 180 डिग्री होगा मतलब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उस समय रिजल्टेंट की कैसी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। अब बच्चों यहाँ से एक
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में आती है और आपके भी आई होगी, वो है रेंज ऑफ रिजल्टेंट, रेंज ऑफ रिजल्टेंट, आर फॉर रिजल्टेंट। अब आप देखो रिजल्टेंट की रेंज क्या हो सकती है, ये रिजल्टेंट की सबसे छोटी वैल्यू है और ये रिजल्टेंट की सबसे बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब रेंज ऑफ रिजल्टेंट जो होगा वो a माइनस बी से चलेगा और कहाँ तक हो सकता है, a प्लस बी तक हो सकता है। बाहर ये जो दो डंडे लगा रखे हैं इसका मतलब है हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। तो जब भी इसको लिखो तो हमेशा इस तरीके से डंडों के बीच में लगा देंगे, बार के बीच में लिखना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा रिजल्टेंट की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, a माइनस बी, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, a प्लस बी। इसको याद रखना, आगे जाके एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा, वहाँ इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये दो केस समझ में आ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ इसके केस नंबर 3 पे। बच्चों ये केस नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट केस है यहाँ और बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टार मार्क कर ले रहा हूँ। आप भी अपनी नोटबुक्स में इसको स्टार करके लगाना। सबसे इम्पॉर्टेंट केस और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये पता होना, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। देखो मैं आपसे क्या बता रहा हूँ बच्चों, केस नंबर 3 कहता है अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएं, बराबर हो जाए। मतलब अगर दो वेक्टर्स आपको सेम मैग्नीट्यूड के मिलते हैं, सपोज कर लेते हैं वो कुछ a के बराबर है, कुछ किसके बराबर है, a के बराबर है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और सपोज कर लिया वो a के बराबर होगा, अब देखो ये रिजल्टेंट आपको कितना मिलेगा। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना, हाँ इसका प्रूफ भी समझ लो। देखो a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहा, अब क्योंकि a और b सेम ही है तो मैं b की जगह पे भी a स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, 2a की जगह पे a रहा, जबकि b की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया a को। आप चाहो तो उसको b के टर्म्स में लिख सकते हो, इनटू कॉस थीटा वैसे का वैसे ही रहा। अब देखना कैलकुलेशन कैसे बनेगी। तो आगे इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो a स्क्वायर मिलके बन जाएगा, हाँ 2a स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 2a का स्क्वायर इंटू बचा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो प्लस के इस साइड भी 2a स्क्वायर है, प्लस के इस साइड भी 2a स्क्वायर है। इसका मतलब 2a स्क्वायर बाहर आएगा यहाँ से और रूट से बाहर आ जाएगा a। जैसे मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से लिया आपने 2a स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हैं, आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर टर्म हो वो आएगा रूट से बाहर। तो a को निकाला आपने, a स्क्वायर को निकाला बाहर, a की फॉर्म में बाहर आया है ना, और बचा अंदर क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। आपको बच्चों मैं याद दिलाऊं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, मैंने बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 1 में ये फॉर्मूला डिस्कस किया था और ये लेक्चर, इस फॉर्मूले को मैंने कहा भी था, ये पूरी मैथ्स में, पूरी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का। तो 1 प्लस कॉस थीटा का मैं आपको फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल का हाफ। तो 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस फॉर्मूले को जरा मैं यहाँ लगाता हूँ। जब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लगाऊंगा ये बनेगा a ऐसे ही रहा और 2 ऐसे ही रहा। ये फॉर्मूला ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जरा ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर टर्म है, ये 2 इंटू 2 है, तो ये भी रूट से बाहर आएगा और ये भी रूट से बाहर आएगा। तो फाइनली मुझे मिला क्या, a तो पहले से था, ये दो 2 रूट से बाहर आए 2 की फॉर्म में। तो एक तो मिला मुझे 2a और बचा अंदर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर। इस कॉस स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो ये बनेगा कॉस थीटा बाई 2। ध्यान रखना ये एंगल का हाफ होता है, बस जो भी यहाँ एंगल था उसका हाफ कर दिया है। तो अब देखो कितना इजी हो गया है, बार बार इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अगर आपको जहाँ ऐसा दिख जाए समझ जाना, उस समय जो रिजल्टेंट की वैल्यू है उसके लिए इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या लिखोगे 2a cos थीटा बाई 2, या आप चाहो तो इसको b के टर्म्स लिख सकते हो, a की जगह पे b भी लिख सकते हो, है ना। बस मैं ये मानते चलता उस समय फिर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके, b के मैग्नीट्यूड के। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, लेकिन ये स्पेशल केस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता लग गया कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका रिजल्टेंट कैसे लिखा जा सकता है, 2a cos थीटा बाई 2 या फिर 2b cos थीटा बाई 2। अब ऑब्वियस है आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि अगर रिजल्टेंट ऐसे लिखा जा सकता है
तो डायरेक्शन में क्या चेंज आ पाएगा। आओ बच्चों अब डायरेक्शन की बात करते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपको डायरेक्शन बताना हो तो आप वहाँ पे tan बीटा यूज़ कर सकते हो। आप थोड़ा पन्ने पलटो, आपको ये tan बीटा दिख रहा होगा। मैंने इसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। ये कितने के बराबर होता है, वेक्टर b साइन थीटा। अब देखो याद कैसे करें, ऊपर अगर b आ रखा है तो नीचे क्या आएगा, a प्लस b कॉस थीटा आएगा, a प्लस b कॉस थीटा आएगा, है ना। अब देखो इसी केस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब क्योंकि a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के बराबर ही है, मतलब a और b सेम ही है, तो इसका मतलब मैं b की जगह पे a पुट कर सकता हूँ या फिर a की जगह पे b पुट कर सकता हूँ। तो मैंने b की जगह पे पुट किया a, b की जगह पे आया a इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई a को a ही रहने दिया और b की जगह पे दोबारा से a पुट कर दिया, तो ये a कॉस थीटा बन गया। और अब ध्यान से देखो ऊपर a है, इन दोनों में से अगर a को कॉमन लेते तो वो इस वाले a को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो फाइनली मुझे मिला क्या, मुझे मिला न्यूमरेटर में साइन थीटा और डिनोमिनेटर में मिल गया मुझे 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या मिला इससे, अभी कुछ नहीं मिला, मिलेगा अभी, है ना। तो यहाँ से जो tan बीटा आया ये आ गया b ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब बच्चों दो फॉर्मूले आपको फिर याद आएंगे, एंगल हाफ फॉर्मूले। बच्चों साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 साइन जो भी एंगल है उसका हाफ, दैट इज थीटा बाई 2 इंटू इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बाई 2। अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आओ, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ याद आ गया ना, वेरी गुड, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो कितनी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इसके एक स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन ओवर कॉस क्या होता है, ये तो हम 10 से पढ़ते हुए आए हैं, ये होता है टेंजेंट। तो ये मिलेगा आपको tan थीटा बाई 2 के बराबर। तो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं कि tan बीटा इज इक्विवेलेंट टू कितने के, tan थीटा बाई 2 के। अब इसका मतलब क्या होता है, अच्छा कुछ बच्चों की हैबिट होती है tan से tan क्या हो गया कैंसिल, ऐसा नहीं होता बच्चों। देखो tan बीटा अगर tan थीटा बाई 2 के है तो इसका मतलब एक ही होता है कि बीटा क्या रहा होगा, बीटा रहा होगा थीटा बाई 2 के। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो अगर बीटा थीटा बाई 2 के है, इसका मतलब अगर मैं थीटा का हाफ करता हूँ तो मुझे बीटा मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जरा उस डायग्राम को याद करो जो मैंने आपको पैरेललोग्राम में समझाया था। ये था वेक्टर a और ये था वेक्टर b, है ना। अब इस चीज़ को हमने थीटा बोला था, ये चीज़ आपकी थीटा थी और ये था इनका रिजल्टेंट, और इसको मैंने आपको बताया था बीटा, ये था ना ऐसा कुछ। तो ये था थीटा, दिस इज थीटा एंड ये इन दोनों का रिजल्टेंट, और इसको मैंने बीटा कहा था। अगर आप ध्यान से देखो तो बीटा एक्चुअली क्या है, थीटा का आधा है। मतलब अगर आप देखो तो इस एंगल का अगर आधा कर दूंगा तो बीटा मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में। इसका मतलब ये जो आर होगा, ये आर कैसा होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, किसका, थीटा का। तो जब भी आपको अगर दो वेक्टर्स इक्वल मिल जाते हैं तो उस समय जो बीटा आएगा, ये वाला एंगल आएगा, वो एंगल बाइसेक्टर होगा किसका, इस थीटा का। या फिर आप इसको ऐसे करके समझो कि जो आर होगा, आर विल बी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ थीटा। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब जो बराबर बार पार्ट में काट दे, है ना। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि आर कैसा हो गया होगा, सेंटर्ड हो गया होगा, बिल्कुल बीच से निकलेगा इस थीटा के बिल्कुल बीच से निकलेगा इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो क्लियर है उस समय ये वाला एंगल, सॉरी दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो उस समय ये एंगल कितना रहा होगा, 30, और ये एंगल भी कितना रहा होगा, 30 रहा होगा, है ना। कमाल का स्पेशल केस। तो याद रखना ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस समय जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका मिल गया आपको। और जो आपका बीटा होगा, मतलब जो एंगल बना रहा होगा वो ए वेक्टर से, किसी एक वेक्टर से, अब आप कुछ भी पकड़ लो, आप कोई वेक्टर पकड़ो, चाहे अल्फा पकड़ो चाहे बीटा पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होगा कितना, वो एंगल बाइसेक्टर होगा दो वेक्टर के बीच के एंगल का। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम इसी केस को ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, उसको हम वैसे ही ज़रा याद करने की कोशिश करते हैं। आओ देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। चलो अब बच्चों मान लो किसी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लेते हैं।
इस सिचुएशन में अगर थीटा जीरो हुआ, अगर थीटा जीरो हुआ मतलब वो दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो उस समय मैं अगर आपसे पूछूं आर कितने के बराबर आएगा, तो बच्चों आर के लिए बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर ये 0 हो गया तो ये cos 0 बन जाएगा और cos 0 का मतलब 1, तो उस समय जो रिजल्टेंट आएगा वो कितने के बराबर आएगा, हाँ कितने के बराबर, 2a के बराबर आएगा। कितना बढ़िया हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके बाद आज आपके जीवन में आपको दो वेक्टर्स दिखते हैं और उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब पैरेलल वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो उस समय जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ दोनों में से किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। या 2a कह दो या इसी को 2 टाइम्स ऑफ b कह दो, है ना बढ़िया रिजल्ट। दूसरा केस, अगर थीटा आपको कितना दे दिया जाए, 60 डिग्री दे दिया जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना। अगर थीटा 60 डिग्री हो गया तो उसका मतलब ये वैल्यू बन जाएगी 30 और cos 30 होता है √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसकी जगह पे आया √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली उस समय जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √3 टाइम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3 टाइम्स आएगा किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। अब आते हैं इसके थर्ड पॉसिबिलिटी में। बच्चों थीटा कितना हो जाए, थीटा हो जाए 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो रिजल्टेंट कितना होगा, अब थीटा आपने कर दिया 90/2 होता है 45, ये बनेगा cos 45। अब cos 45 होता है 1/√2, मतलब ये आपको दिखेगा 2a, ये 90 होने की वजह से ये पूरा 45, cos 45 हो गया 1/√2। अब ये रिजल्ट में मज़ा नहीं आ रहा है ना, ये अजीब सा है, ये तो अच्छा लग रहा है 2 टाइम्स, ये √3 टाइम्स, ये कैसा हो गया। आओ इसको ज़रा थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं और √2 से डिवाइड करते हैं। √2 इंटू √2 बनेगा 2, मतलब ये दो √2 मिलके हो जाएंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे और अब ये आ जाएगा √2 टाइम्स, है ना, आ गया ना बढ़िया रिजल्ट। तो इसका मतलब अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो √2 टाइम्स ऑफ किसी भी वेक्टर ए के या बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले केस में। बच्चों अगर थीटा हो जाए कितना, 120 डिग्री हो जाए। अब अगर थीटा 120 डिग्री हो जाता है तो इसका मतलब ये 120/2 का मतलब हो गया 60 और cos 60 कितना होता है, हाँ 1/2 का मतलब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करके देखोगे तो ये आपको मिलेगा a के बराबर। कितने के बराबर, a के बराबर। तो जब भी 120 डिग्री का एंगल दिख जाए और दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट या तो a या फिर b, एक ही बात है। अब आते हैं इसके अगले केस में और लास्ट केस। बच्चों का थीटा कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। अब रिजल्टेंट क्या होगा, जरा खुद से बताना कितना होगा। हाँ सही सोचा आपने बच्चों, थीटा अगर 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 तो ये ओवरऑल हो जाएगा 90 और cos 90 तो पूरी दुनिया जानती है cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो cos 90 0 होने की वजह से रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस क्रम को आप देखो और बात को समझो, दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के तो रिजल्टेंट इतने के बराबर, और ये कुछ अलग अलग पॉसिबिलिटीज़। अब इन पॉसिबिलिटीज़ को अगर आप देखो तो आपको ये वैल्यू कैसी दिखी होगी, मैक्स दिखी होगी एज एक्सपेक्टेड, और ये वैल्यू आपको मिनिमम दिखी होगी और ये भी एज एक्सपेक्टेड, है ना। आई बात समझ में, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ऑब्वियस है, दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इनका इम्पैक्ट मैक्स होता है, वहीं दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इनका इम्पैक्ट मिनिमम होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस मैंने आपसे डिस्कस किए थे रिजल्टेंट के ऊपर, और यहाँ पे हमने अभी सिर्फ एडिशन की बात कर रखी है। अब समय आता है कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। आइए शुरू करें। बच्चों ये है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। आपसे कहता है कि P + Q = R के बराबर। अच्छा, जब भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूँ ना तो कोशिश करें कि उनको एक बार खुद से सोचने की, एक बार सोचें समझें, ट्राई करने की कोशिश करें। हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ें, है ना। तो देखो, जब भी क्वेश्चन होते हैं ना, जब भी इस तरीके की क्लास में जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि आप उसको पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। जब लाइव क्लासेस होती हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी मिलती है कि आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को जब भी आप ट्राई करोगे ना, वो आपकी दिमाग की कैपेबिलिटी को, आपके सोचने समझने की कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आपसे सीधे मेरे संग संग ही क्वेश्चन करते रहोगे, उतारोगे,
तो फिर वो ना बात नहीं बनती है। तो कोशिश करें क्वेश्चन नोट करने के बाद आप उसको खुद से करें, वीडियो को पॉज कर दें और खुद से उसको करने की कोशिश करें। हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दे रखा है 2 वेक्टर्स को ऐड करके कितना मिल रहा है, r मिल रहा है। आपको याद आना चाहिए ये कुछ नहीं है, 2 वेक्टर्स का एडिशन है। क्या है? 2 वेक्टर्स का एडिशन है। एक चीज़ और भी रखी है, आपसे कहता है कि जो p का मैग्नीट्यूड है वो कितने के बराबर है, q के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और ये वैल्यू आपको दे रखी है कितने के बराबर, √3 के बराबर। कितने के बराबर? √3 के बराबर। और आपसे कहता है ये जो r है, ये जो r है रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 3 के बराबर। इतना डेटा आपको गिवन है। एक बार फिर डेटा को ढंग से देखो। आपको p वेक्टर p प्लस वेक्टर q आपको दे रखा है r के बराबर। इसका मतलब होता है ये कुछ नहीं है, कह रहा है ये 2 वेक्टर का एडिशन, ये 2 वेक्टर का एडिशन है और जो कितने के बराबर है, r के बराबर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और वो कितने के बराबर है, √3 के बराबर है। और जो ये रिजल्टेंट है इसका भी मैग्नीट्यूड दे रखा है वो 3 के बराबर है। अब क्वेश्चन में आपसे कहता है फाइंड एंगल बिटवीन P एंड Q, also find angle between P and R, also find angle between P and R। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो अब ये क्वेश्चन नॉर्मली अगर आप करते तो आपको लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। क्या थी? जब भी आप 2 वेक्टर का एडिशन कर रहे हो, अगर वो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो बस फिर तो उसके आगे कुछ सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे जो 2 वेक्टर को ऐड किया जा रहा है उन दोनों का मैग्नीट्यूड आपको सेम दे रखा है, तो इसका मतलब आप जानते हो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा। क्वेश्चन में जो भी पूछा हुआ है वो बात की बात है। आप पहले कहानी को समझो कि यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे रिजल्टेंट जो क्या मिलेगा वो कितने के बराबर, 2p cos θ/2 के बराबर मिलेगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, है ना। क्वेश्चन जो भी है वो हम बाद में पढ़ लेंगे। आप इसको 2p cos θ/2 भी कह सकते हो या सिंपली इसको 2q cos θ/2 भी कह सकते हो। वो अभी देख लेंगे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी फिलहाल के लिए मुझे ये चीज़ पता है। अब आपसे क्वेश्चन में कहता क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन P एंड Q। जरा इसको डेमोस्ट्रेट भी कर लेते हैं। मान लेते हैं ये P है और ये कहीं Q है और ये इनका दोनों का रिजल्टेंट है। आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल है ना। दिस इज वेक्टर R जो इनका रिजल्टेंट है और ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, जिसको मैं यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको थीटा से। ठीक है ना। तो अब क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ R = 2p cos θ/2 या फिर 2q cos θ/2। अब मुझे निकालना क्या है, इन 2 वेक्टर का एंगल निकालना है। तो बस इसके लिए आप 2p लिखो या 2q से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकालना आपको थीटा ही है। तो आपको R का मैग्नीट्यूड दे रखा है कितने के बराबर, 3 के बराबर। 2 ऐसे ही रहा और p की वैल्यू आपको दे रखी है √3 इंटू cos θ/2, है ना। अब आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पे थीटा। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए मुझे cos थीटा को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट, बाकी सारी बातें एक तरफ। तो 3 यहाँ ओवर 2√3। अब यहाँ से थीटा निकालना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, आप उस √3 को रैशनलाइज कर दो। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो √3 इंटू √3 मिलकर काटेगा इस वाले 3 को, तो बचा क्या, √3/2। अब क्योंकि cos ऑफ एंगल, ये जो भी एंगल है थीटा, θ/2 जो भी है, ये आया कितने के बराबर है, √3/2 के बराबर आ रखा है। अब ध्यान से सोचो और याद करो ट्रिग्नोमेट्री, इनफैक्ट क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री याद करो। अगर cos ऑफ सम एंगल √3/2 होता था, तो बताओ ये वैल्यू cos की किस एंगल पे होती थी, हाँ 30 डिग्री पे होती थी। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में ये जो भी है, ये जितना भी एंगल है, ये कितना रहा होगा, 30 डिग्री रहा होगा। लेकिन बच्चों हमारा आंसर 30 नहीं है, हमें तो क्या पता करना है, थीटा पता करना है। बताओ यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर। इसका मतलब इन 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो ये हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर। देखो कितनी जल्दी सॉल्व हुआ। मैं तो फिर भी इतना टाइम लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, आप तो इसको मेरे से बहुत जल्दी कर लेते। अब दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन P एंड R। अब ये P है, ये R है। अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि इसका आंसर तो मैं सीधे दे सकता हूँ। अब क्योंकि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम थे, तो आपको पता है ये जो बीटा मैंने आपसे कहा था,
ये जो बीटा मैंने आपसे कहा था वो इस वाले थीटा का एंगल बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब अगर ये थीटा 60 डिग्री आ रखा है तो डेफिनेटली आर और पी के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री रहा होगा। अगर सवाल में पूछता आर और क्यू के बीच का एंगल कितना है तो वो भी कितना होता, 30 डिग्री होता है ना। फायदे का सौदा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे कहता है फॉलोइंग are the three sets of forces, are the three sets of forces acting on a body, whose resultant cannot be zero। क्वेश्चन में पूछा है whose resultant cannot be zero। अभी मैंने जिस तरह से लैंग्वेज लिखी है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले मैं ज़रा ऑप्शंस लिख लूँ। पहला ऑप्शन है 10, 10, 10। दूसरा ऑप्शन है 10, 10, 20। तीसरा ऑप्शन है 10, 20 और 23। और चौथा ऑप्शन है 10, 20 एंड 40। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्योंकि ये लैंग्वेज जिस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हाँ, आपसे कहता है फॉलोइंग आर द थ्री सेट्स ऑफ फोर्सेस। ये पहला सेट है 3 फोर्सेस का, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है और ये चौथा सेट आपको दिया हुआ है। तो ये 3 फोर्सेस के सेट हैं जो किसी बॉडी पे काम कर रहे हैं। कहता है इनमें से हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो। तो इन 3 सेट्स में से, ये 3 के जो सेट्स यहाँ दे रखे हैं, तो इनमें से अगर हम तीनों को सम करेंगे किसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता, है ना। किसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। जिसका होगा वो तो ठीक है, जिसका नहीं होगा वो हमें बताना है। कंफ्यूज मत होना, हमें बताना है कि इनमें से इन 3 फोर्सेस को अगर मैं ऐड करूं तो किसका रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। बस इतना ही आपने पता करना है। अब देखो कैसे करके इसको हैंडल किया जाएगा इस सिचुएशन को। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ। अच्छा, एक बात और, एक छोटी सी बात बता दूँ। देखो, जब 3 फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे होते हैं ना, 3 फोर्सेस जब किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट जीरो होने का मतलब ये होता है, या फिर ऐसे बोलूँ कि 3 फोर्सेस हैं, एक F1 है, एक F2 है, एक F3 है। अब इन तीनों फोर्सेस को अगर मैं वेक्टोरली ऐड करता हूँ, कैसे ऐड करता हूँ, वेक्टोरली ऐड करता हूँ। और वेक्टोरली ऐड करने के बाद अगर मुझे इसका सम कितना मिल जाए, जीरो मिल जाए, अगर इसका सम मुझे जीरो मिल जाए तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। किस में है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है वो टच से मस नहीं होने वाली, कुछ भी कर लो जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। तो अगर 3 फोर्सेस किसी बॉडी में एक्ट कर रहे हैं और इनका रिजल्टेंट, इनका वेक्टर सम कितना आ जाए, जीरो आ जाए, उसको बोला जाता है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन भी है। आपको ये 3 फोर्सेस के सेट्स दे रखे हैं यहाँ पे। आपसे कह रहा है कि आपने इन तीनों को भी जोड़ा, इसका सम जीरो आएगा या नहीं आएगा ये पता करना है। इन तीनों को जोड़ा, देखना है इसका सम जीरो आएगा या नहीं आएगा, एंड सो ऑन। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा क्या कहते हैं उसको, क्या तरीका होगा, है ना। तरीका क्या होगा, उसके लिए हम सबसे पहले याद करते हैं अपने रिजल्टेंट को। अब मुझे पता है जो रिजल्टेंट होता है इसकी एक वैल्यू होती है मैक्स, है ना, और एक वैल्यू होती है मिनिमम, और यही बनती है आगे जाके रेंज ऑफ रिजल्टेंट। अब इसकी मैक्स वैल्यू किस पे आती है, इसकी मैक्स वैल्यू तब आती है जब आप 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हो, मतलब उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और इसकी मिनिमम वैल्यू कब आती है, हाँ, जब आप 2 वेक्टर को बेसिकली सबट्रैक्ट कर रहे होते हो, मतलब a माइनस बी कर रहे होते हो, मतलब इसका जो रिजल्टेंट कितना आ जाए, a माइनस बी आ जाए। अब जब a माइनस बी कब आएगा, जब इनके बीच का एंगल कितना रहा होगा, 180 डिग्री रहा होगा। बताओ बात समझ में आई। हाँ, अब तो ये हो गई रिजल्टेंट की मैक्स और ये हो गई रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू। अब अगर आप 2 वेक्टर को ऐड करो, 2 वेक्टर को ऐड करो, 2 वेक्टर को ऐड करने के बाद अगर थर्ड वेक्टर की रेंज, अगर थर्ड वेक्टर इस रेंज में आता है तो उसका रिजल्टेंट जीरो होगा।
अगर वो इस रेंज में नहीं आया तो उसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। फिर एक बार समझते हैं, रिजल्टेंट की मैक्स वैल्यू होती है और ये होती है इसकी मिनिमम वैल्यू। अब मान लो मैं आपको दो वेक्टर्स दूँ, अब दो वेक्टर को आपने ऐड किया, अब एक थर्ड वेक्टर जो वहाँ पे फिर है, तो अगर वो थर्ड वेक्टर इस रेंज में आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में आता है, तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा, नहीं तो उसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब आप ऐसे करके सोचो, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर आपका सी है। अब देखो ये तीनों 0 कब बनेंगे, सोचने वाली बात है। ये तीनों वेक्टर 0 कब बन सकते हैं? जब इन दोनों का सम और इसका सम क्या आ जाए, बराबर आ जाए। जब इसको ऐड करूं और इसको देखूं, लेकिन शर्त ये हो कि इसको ऐड करने के बाद ये इससे सबट्रैक्ट हो, तभी तो जाके ये 0 हो पाएगा ना। तो अब कंडीशन क्या है कि ये जो थर्ड वेक्टर है ये इस रेंज में अगर आएगा, अगर ये थर्ड वेक्टर इस रेंज में आएगा तो ही जाके क्या हो सकता है, तीन वेक्टर्स का सम 0 हो सकता है, नहीं तो उसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है ना। अब कैसे करके सोचेंगे इसको, देखो पहला केस पे आते हैं। तो केस नंबर 1 पे आपसे कहता है, आपको दे रखे हैं तीन फोर्सेस 10, 10 और 10 के। आपसे कह रहा है क्या इनका वेक्टर सम 0 हो सकता है? तो उसके लिए बच्चों आप इन तीनों में से किसी भी दो वेक्टर को पकड़ लो, क्योंकि यहाँ पे तीनों सेम ही है तो किसी भी दो को पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने मान लो सपोज कर लो इन दो को पकड़ा, अब यहाँ तो तीनों सेम ही है ना, किसी को भी दो को ले सकते हो आप। इन दो को पकड़ो और इन दो की मैक्स वैल्यू देखो। तो बच्चों इन दो की जो मैक्स वैल्यू आएगी वो आएगी 20 और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो इनकी 0 आएगी। तो ये दो वेक्टर्स को अगर डील करें, वेक्टर्स की तरह माने, तो इनका जो मैक्स वैल्यू है वो 20 और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। अब इस थर्ड वेक्टर को आप चेक करो, क्या वो इस रेंज में आ रहा है? हाँ, वो इसी रेंज में आएगा। अब क्योंकि ये इस रेंज में आ रहा है तो इसका मतलब इन तीन का वेक्टर सम 0 हो सकता है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं फटाफट सेकेंड वाले ऑप्शन में। तो सेकेंड वाले में आपको दे रखा है, जो आपको सेट से ट्रिपलेट आपको दे रखा है, वो दे रखा है 10, 10 और 20 का ट्रिपलेट आपको दे रखा है। अब यहाँ भी आप किसी भी दो को पकड़ लो, आपकी इच्छा, जो अच्छा लगे आपको। यहाँ इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब इन दोनों से देखते हैं इनकी मैक्स वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये दो फोर्सेस मान लें इनको, जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इनकी मैक्स वैल्यू कितनी आएगी? 30 आएगी। मैं पूछूँ इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? तो बच्चों इनकी मिनिमम वैल्यू आएगी 10 के बराबर। अब ये इस रेंज में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो जो थर्ड फोर्स है इसको देखो, क्या ये इस रेंज में आ रहा है? हाँ बच्चों, इंक्लूड वैल्यूज होती हैं हमेशा। जब भी हम रिजल्टेंट की रेंज लिखते हैं तो मैक्स और मिनिमम वैल्यू दोनों ही क्या होती हैं? इंक्लूड होती हैं। अब क्योंकि जो 10 है वो इसी रेंज में आ रहा है, इसका मतलब इन तीन फोर्सेस का भी वेक्टर सम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। अब आते हैं इसके केस नंबर 3 में, मतलब ये भी सेकंड ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं है। तो मूव करते हैं थर्ड केस में। तो थर्ड केस में आपको दे रखा है 10, 20 और 30 का ट्रिपलेट आपको दे रखा है। ये तीन फोर्सेस, आप देखते हैं कि इनका वेक्टर सम 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है? किसी भी दो को पकड़ लो, जो अच्छा लगे। इस बार इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब इन दोनों फोर्सेस को देखो, इनका मैक्स देख लो। तो इनका जो मैक्स आएगा वो 23 + 10 दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर? 33 के बराबर आएगा। अब इन्हीं दोनों को पकड़ना है, तो इनका मिनिमम कितना आ जाएगा? 23 - 10 दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर? 13 के बराबर। अब देखो जो बचा हुआ फोर्स है, क्या वो इस रेंज में आ रहा है? हाँ भाई, 20 है, वो इसी रेंज में आता है। तो उसका मतलब इन तीन का भी वेक्टर सम 0 होने की पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन में। अगर मान लो फोर्थ ऑप्शन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं करेंगे बेटा, तो मान लेंगे कि क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे रखे हैं 10, 20 और 40 का ट्रिपलेट दे रखा है। अब आप देखो किन दो को आप लेना चाहोगे, आपकी इच्छा। इस बार लेते हैं इन दोनों को। अब एक फोर्स 10 का और एक फोर्स 20 का, इनका मैक्स देखो सबसे पहले। तो इनका आप मैक्स देखोगे तो ये आएगा 30 और इनका अगर आप मिनिमम देखोगे तो ये आएगा 10। अब आप इस थर्ड फोर्स को देखो, क्या इस रेंज में लाई कर रहा है? ना, ये 40 वाला जो है वो इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कंफर्म्ड है, यही हमारा आंसर बनने वाला है। इन तीन का वेक्टर सम कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे तीन फोर्सेस जिनका वेक्टर सम या जिनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता, वो फिर ये वाला ऑप्शन है। ठीक है ना? तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझें, देखें और सीखें। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी हो गई आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, जिसमें हमने सिर्फ एडिशन की बात करी। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की, और फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कलेक्टिवली, इन दोनों के ऊपर कलेक्टिवली न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आज न्यूमेरिकल्स हमने 2 ही डिस्कस किए क्योंकि एडिशन के ऊपर एज सच बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। तो जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस ज़्यादा बन जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।